अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं और आज आपको बताएंगे कि किस तरह से खुद जो हुकूमत इस वक्त जलसे करना शुरू कर चुकी है। वैसे तो इसके ऊपर भी एक अलग से डिबेट हो सकती है कि हुकूमत को आखिर क्या ज़रूरत पेश आई है दोबारा से जलसे जुलूस करने की, तो इसके ऊपर भी थोड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और थोड़ी ये भी बात करेंगे कि जहां एक तरफ खुद ये जलसे जुलूस कर रहे हैं, वहां पीटीआई के जलसों से ये किस कदर खौफजदा है। मंडी बहाउद्दीन में कितनी फस्तायत का मुजाहरा किया गया है गुज़श्ता रात से अब तक, ये सारी कहानी आपके सामने खोल कर रखेंगे। इसके अलावा जी पीटीआई की तरफ से एक कॉल दी गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और इस सिलसिले में अमल दरामद शुरू हो चुका है, ये आपको बताएंगे। जो पीटीआई के एक पूरा ग्रुप अहम रहनुमा पहुंचे हैं कराची और वहां जाकर मुख्तलिफ सिंध के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, उसमें भी कुछ पेशरफ्त है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या एक जो खबर हम सुन रहे थे कि आसिम मुनीर साहब के ऊपर कोई वहाँ पर बरतानिया में केस चल सकता है, तो इसकी हवाले से क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इसका स्कोप है, तो ये सब कुछ इस व्लॉग में। और आज मैं सोच रही थी वैसे व्लॉग करने से पहले कि आज तो मैच है और ज़्यादातर लोग मैच में ही मसरूफ़ हैं, तो आज कौन इंतज़ार कर रहा होगा कि क्या खबरें हैं। और ख़बरें आज नॉर्मली उस तरह से कोई बहुत हाइप भी नहीं पकड़ी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की तवज्जो जो है वो आज ज़रा क्रिकेट मैच की तरफ है। पाकिस्तान और इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का ये मैच है जो कि पाकिस्तान में इंडिया ने खेलने से इनकार किया, तो फिर से दुबई के स्टेडियम में खेला जा रहा है। और जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू कर चुकी हूँ, तो मैं तो खैर मैच बराह रास्त देख नहीं रही, लेकिन चूँकि मैं मुख्तलिफ ख़बरें तो टटोल रही थी और इसी दौरान कुछ मैच की अपडेट्स जो थी वो सामने आ रही थी, जिससे पता ये चला कि काफ़ी बुरे हालात हैं। पाकिस्तानी टीम ने आगाज़ किया है, बैटिंग की है और बड़े बुरे हालात से दो चार है और मुश्किल ही है कि इनसे कोई मुआवजा हो पाए और ये कोई मैच जीत सके इंडिया के साथ, ये वाला। ये तो अभी तक की सूरत हाल है, आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं तो देख नहीं रही, शायद आप भी ना देख रहे हो मेरी तरह। अच्छा, इसके ऊपर भी वैसे एक डिबेट चल रही थी, कुछ लोगों का ख्याल था कि जी जो मैच है, क्रिकेट है, वो तो हमारा खेल है और बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है, बड़ा प्यार है हमारे लोगों को क्रिकेट से, तो इससे बॉयकॉट नहीं करना चाहिए और ठीक है, आपको जहां मौका मिले आप इंजॉय करें। पहले ही लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, मुल्क का जो माहौल है बड़ा डिप्रेस्ड किस्म का है, तो ऐसे में अगर कोई एंटरटेनमेंट और कोई ऐसी जिंदा दिली का कोई एक्टिविटी कुछ होता है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल ये एक साइड राय है और इसके ऊपर बहुत से लोग मेरा ख्याल है एग्री भी कर रहे हैं, इसी वजह से मैचेस देखे भी जा रहे हैं। लाहौर में तो बड़ा अच्छा क्राउड भी था, इवन मैच भी पाकिस्तान का नहीं था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच था जिसमें खासा क्राउड भी था। तो ये एक राय अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरी राय है जहाँ पर लोगों को ये लगता है कि जब आपने क्रिकेट का जो दूसरा नाम है पाकिस्तान में, यानी इमरान खान, जब आपने क्रिकेटर ही अंदर बंद कर दिया तो फिर क्रिकेट हम क्या देखें। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस वजह से कि जो माहौल है इस वक्त पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट, वो समझते हैं कि कोई भी चीज़ को सेलिब्रेट करना हमें जे भी नहीं देता और वो समझते हैं कि दिल बुझा हुआ है और हमें कोई क्रिकेट नहीं देखनी है। और एक और उसके अंदर जो उनकी बात में दलील में वज़न होता है, वो ये कहते हैं कि जो आपकी पूरी क्रिकेट टीम है इस वक्त, ये सिर्फ और सिर्फ आप देखें तो सिफारिशियों के ऊपर जो है उसको टीम को सिलेक्ट किया गया है। जो टीम का इस वक्त जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, मोहसिन नकवी, उससे लोग अलग से नफरत बहुत करते हैं और वो हर तरह के जुल्म जबर फस्तायत में बाकायदा हिस्सेदार रहा है। और फिर उसके बाद जिस तरह सिफारिश के ऊपर, पर्चियों के ऊपर टीम के लड़के सेलेक्ट किए गए हैं, तो उसके ऊपर भी लोगों का एतराज़ है कि ये इसीलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे और पिछले 2-2.5 साल से जो टीम की परफॉर्मेंस है नीचे ही नीचे जा रहे हैं, तो उस वजह से भी लोगों का दिल टूटा हुआ है कि या तो उधर से भी कोई जीत के दें तो कोई खेल में खुशी हो, तो चलो भाई कुछ आप अटेंशन ही डाइवर्ट कर लें, लेकिन वहाँ से भी मायूसी ही मिलती है। तो बात ये कि जब आपके पूरे मुल्क का सिस्टम ही इतना रॉटन हो जाए तो आप ऑटोमेटिकली हर शोबे में जवाल ही देख रहे होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपका मुल्क जो है वो एक नॉर्मल मुल्क ना रहे, उस पर कोई चीज़ मेरिट के ऊपर और इंसाफ के ऊपर और फेयर ना हो रही हो और वहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि कोई एक शोबा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दे रहा हो, तो ये मुमकिन नहीं है। जब आपकी अदलिया जवाल का शिकार है, जब आपकी मईशत जवाल का शिकार है, जब आपका समाज पूरा जवाल का शिकार है, अखलाकी तौर पर हम जवाल का शिकार हैं और अदरवाइज भी मतलब किसी तरफ से भी हम आप देख लें जज करके, तो वहाँ पे फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपके खेल हैं वहाँ पर आप बड़े कोई झंडे गाड़ रहे हों, तो वहाँ पे भी फिर ऐसी ही सूरत हाल होगी भाई। तो मैं तो इसी वजह से ज़्यादा जो है अब इंटरेस्ट भी नहीं ले रही होती और दूसरा यानी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती। दूसरा फिर जिस तरह से
اپنی مصروفیت بھی رہتی ہے تو اس وجہ سے بھی میں دیکھ نہیں پاتی ہوں. لیکن بہرحال جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں ابھی سے کہوں گی بھی دل تھام کے رکھیے. ادھروں کوئی زیادہ تانو چنگی امید نہیں رکھنی چاہیے. جو حالات ہیں اگر جیت گئے تو کوئی معجزہ ہی ہوگا. بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ایک ماحول ایسا ہے ملک کا کہ وہاں پر کوئی بھی آ جائے, کوئی خوشی کا موقع بھی آ جائے تو لوگ جو ہیں وہ ڈپریسڈ رہتے ہیں, کیونکہ آپ اپنے آس پاس جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تکلیف میں تو آپ کو آپ کے موڈ کے اوپر اس کا اثر ایک ہوتا ہے. اب یہ جی منڈی بہاؤدین میں ایک ورکرز کنونشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اور اس سلسلے میں انہوں نے 26 فروری کی ایک ریکویسٹ بھی ڈی سی کو دی ہوئی تھی کہ جی ہم ایک ورکرز کنونشن منعقد کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر تو کسی صورت بھی کوئی ایسی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی کسی قسم کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کر سکیں. تو اس وجہ سے پنجاب میں تو بالکل ان کو سر اٹھانے ہی نہیں دے رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر پنجاب میں ایک دفعہ سیاسی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی, یہاں پر کوئی ماحول بن گیا تو پھر چیزوں کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا. تو یہ اب سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو ہم اسی طرح دبا کے رکھیں اور یہاں پہ لوگوں کو نکلنے ہی نہ دیں, اور یہ خوف کا ماحول قائم رہے تاکہ جو سپورٹ ان کی ہے بھی پی ٹی آئی کی وہ بھی یہ سوچے ہی نہ کہ ہم نے باہر نکلنا ہے. تو اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہیں اپنی اسٹریٹجی میں, کیونکہ پیچھے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب کی کوئی خاطر خواہ پارٹیسپیشن نہیں رہی. اسی وجہ سے جو اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو پنجاب ہی کی قیادت ہے وہی جیلوں میں پڑی ہوئی ہے, انہی کو ضمانتیں بھی نہیں مل رہی. وہ بیچارے بیمار ہیں, بزرگ ہیں, کوئی ان کے اوپر کیسز بھی پروف نہیں ہو رہے, اس کے باوجود بھی وہ مسلسل ایک جیل کے اندر سختیوں میں بند کیے ہوئے ہیں. وجہ وہی ہے کہ باہر نکلیں گے تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے اور اس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہے کہ وہ ہم نے ہونے نہیں دینی. تو پنجاب کو کنٹرول میں کرنا ہے, اور جو یہاں پر پروجیکٹ ماں والی خاتون ہے ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ, ان کو ایک فری ہینڈ دینا ہے کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو, احتجاج وغیرہ نہ شروع ہو جائیں, تاکہ وہ اپنی من مرضی سے جو ہے صوبے میں اپنی پرفارمنس دکھائیں ٹک ٹاک والی, اور یہ اپنا ایک بیانیہ بنانے کی اور تاثر بنانے کی کوشش اپنی جاری رکھ سکیں کہ جی وہ بہت کام کر رہی ہیں. اب وہ جیسا بھی کام ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, لیکن اس وجہ سے کہ یہ 2-3 وجوہات, کہ ایک تو کوئی تحریک نہ اٹھ سکے, دوسرا مریم نواز کو کوئی چیلنج نہ مل سکے. تو اس پوری صورت میں اسٹیبلشمنٹ کی پوری بیک جو ہے وہ ظاہر ہے مریم نواز کے ساتھ, اور مریم نواز کی پوری سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اس وقت اگر کوئی یہ بات کرتا نا کہ جی حکومت یہ سب کروا رہی ہے, نہیں جی حکومت کا کیوں کہہ رہے ہو, اسٹیبلشمنٹ یہ سب کروا رہی ہے, یہ بات ایک ہی ہے بھائی. اسٹیبلشمنٹ اس وقت حکومت سے کوئی الگ نہیں ہے, یہ سب ایک ہی ہیں اس وقت, ان کے مفادات بھی ایک ہی ہیں. تو جب بھی کوئی آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ حکومت کر رہی ہے تو یہی سمجھیں کہ انہی کی بات ہو رہی ہے, اور اگر وہ کر رہے ہیں تو تب بھی سمجھیں کہ حکومت کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ یہ بھی ساتھ ہیں, پورے مل کے ہی ساری پلاننگ ہوتی ہے, فیصلے ہوتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. وہ پوری اس کے ساتھ جس کو کہتے ہیں مفاہمت کے ساتھ ہو رہا ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جی کوئی اس سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے. اور جو اس میں بھی سیاسی قیادت میں بھی جو لیڈ کر رہی ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہی ہیں, جو کہ سیاسی پورے جو اس وقت نیریٹو کو لیڈ کرتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے معاملات کو طے کر رہی ہیں, اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ جو ہے وہ باقی تمام سہولت کار مل کے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ایکویژن ہے, اس کو سمجھ لیجئے, یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. تو اس لیے آپس میں اکثر میں دیکھ رہی ہوں لوگ بہت الجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا نام کیوں نہیں لیا, نہیں جی آپ نے ان کو کیوں کلین چٹ دے دی. تو بھائی وہ بات ایک ہی ہے, آپ نام لیں یا نہ لیں, سب کو پتا ہے کہ مل کے چل رہے ہیں, فیصلے ایک ہی ہیں دونوں کے, اور وہ ان کو اور وہ ان کو دونوں طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے کام کر رہے ہیں. بہرحال جو اس میں ایک انہوں نے اور تاثر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ جی ہم بھی بڑے مقبول ہیں عوام میں اور ہم بھی باہر نکل سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک 3 وے اسٹریٹجی جو تھی وہ بھی سٹارٹ کی, جس میں پہلے مرحلے میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو بھیجا کہ جائیں جی آپ جا کے انٹریکشن کریں یوتھ سے, اور اس کی ایسی پوری فلمی انداز میں جپیاں ڈلوائیں اور یہ کریں وہ کریں اور یہ تاثر دیں کہ جی آپ بڑی مقبول ہیں. اور پھر ان کو براہ راست ایک جلسہ بھی اسی لیے ارینج کر کے دیا گیا کہ جی اس کے اوپر بھی آپ اسی طرح کا تاثر بنائیں. پھر وزیر اعظم صاحب بھی خود نکلے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, یا ایون اب تو آرمی چیف نے بھی 2-3 جگہ پہ خطاب کیے, تو ان کی طرف سے بھی ایک انٹریکشن کر کے, اور یہ ایک پورا سمجھ لیں کہ ایک طرح سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش بھی, اور ساتھ میں یہ تاثر بھی بنانے کی کوشش کہ ہم تو عوام میں ہیں اور عوام ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ایک اور یہ ان کی اسٹریٹجی تھی, اسی لیے یہ جلسے جلوس وغیرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ سب جو اپنی طرف سے ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, تو دوسری طرف وہ اسٹریٹجی بھی آن گراؤنڈ موجود ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے
उधर दूसरों को भी हिलने नहीं देना। तो इस सिलसिले में ज़्यादा जोर उनका ज़ाहिर पंजाब में चलता है, तो उसको वो फिर पूरी तरह बरकरार रखते हैं। अब मंडी बहाउद्दीन में 26 फरवरी के लिए इन्होंने कन्वेंशन के लिए डीसी साहब को जो रिक्वेस्ट दी, तो उसके बाद इन्होंने एक छोटा मोटा सा अपने घर में इजलास रखा जो करीबी ओहदेदार थे उनका। और यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन के जितने भी रहे हैं पीटीआई के ओहदेदार और जितने भी इमरान खान साहब के टिकट होल्डर, इन्होंने बड़ी फस्तायत पहले भी देखी है, मुसलसल देख रहे हैं। अब ये पिछले दिनों भी आपको याद होगा जो इनके यहाँ के एमएनए थे उनको मुसलसल रुपोशी इख्तियार करना पड़ी, फिर उनको उठा के भी ले गए, फिर उनकी बूढ़ी वालदा के साथ जो हुआ वो सारी कहानियाँ, जब 26वीं तरमीम के वक्त भी उनको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और उसके अलावा भी इधर भी मैंडेट चोरी हुई है और यहाँ पे भी जो सीटें थी जिन्होंने जीती उनको हरवाया गया, तो यहाँ पे भी ये कहानी रही। लेकिन इसके बावजूद भी इनके ऊपर मुसलसल एक जबर का दौर रहा है। अब कल भी इसी तरह ये तमाम ओहदेदार एक इजलास कर रहे थे कि आने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से प्लान कर रहे हैं और ज़ाहिर लोगों को मुतहरिक करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए अपनी तरफ से एक स्ट्रेटजी बना रहे थे। और उसकी पादाश में कि ये फर्दर भी आगे अब ये कन्वेंशन भी ना कर पाएँ और एक मैसेज दिया जाए कि भाई अपने घरों में चुप करके बैठ जाओ, तो ये किया गया है कि मंडी बहाउद्दीन के जितने भी ओहदेदारान थे पीटीआई के, इनके ऊपर बदतरीन फस्तायत की गई है। मतलब मैंने वो फुटेजेस देखी हैं, वीडियोस देखी हैं कि जो उनके घर टूटे हुए हैं, जिस तरह से उनके घर में बर्बादी की गई है बाकायदा, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई दुश्मन मुल्क के लोग जो है ना वो घर में घुस जाएं और वो इस तरह जो है लोगों के घरों में जाकर तोड़ फोड़ करें। ऐसे तो वैसे दुश्मन के भी नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता ये किस किस्म की मेंटालिटी है। इस मतलब बिल्कुल ये समझ से बाहर मेंटालिटी है, बिल्कुल एक दरिंदा सिफत किस्म की ये मेंटालिटी नज़र आती है आपको कि आप इवन लोगों को उनके घर के अंदर भी महफूज नहीं छोड़ रहे। ये तो जंगों में भी नहीं होता कि जो लोग घरों में मौजूद हों आप वहाँ आकर उनके ऊपर यूँ धावे बोल रहे हो, वो कौन सा कोई मुसल्ला होकर बाहर निकले हुए आपके खिलाफ। तो यहाँ पर इन्होंने कौसर मोहम्मद खान भट्टी साहिबा जो हैं, इसके अलावा जरनाब शहर शाही जो हैं, जरनाब शेर शाही साहिबा, और फिर इनके घरों पे सारा इन्होंने ये तोड़फोड़ किया। फिर जफ़र इकबाल गोंदल साहब हैं, उनके घर की फुटेज आई है सामने, नवाज पंजोता की, हुमायूं असलम बड़ाइच, इनके भी घर के ऊपर जो है इन्होंने रेड किया है, वहाँ पर इन्होंने इनके भाई को गिरफ्तार भी किया और बाकी भी तोड़फोड़। और अब तोड़फोड़ के अगर आप मनाजिर देखें, मतलब शीशे, टेबल, फर्नीचर, अलमारियाँ, जो खिड़कियों के शीशे हैं, अगर दरवाजे हैं शीशों वाले, हर चीज़ तोड़ फोड़ के, और फिर जो जहाँ पे कोई LCDs लगी हुई हैं, कोई जितना कीमती सामान है सब तोड़ फोड़ के कचरा और बिल्कुल उसको आप कहते हैं बर्बाद करके रख दिया। तो मतलब आप सोच नहीं सकते ये किस किस्म की मेंटालिटी है। और पैगाम बड़ा वाज़े है, पैगाम यही है कि जी आपने बाहर नहीं निकालना, लोगों को चुप करके बैठे रहें और चुप करके बर्दाश्त करें। तो ये है सारी, ना आपने धांधली के ऊपर आवाज़ उठानी है, ना आपने लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करनी है। तो कल ये जो बड़े चैंपियन बन रहे थे जमहूरियत के, शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग हो, और ये आगे बड़ा दिखा रहे थे जी हमने बड़ा जलसा कर लिया ये वो, तो मैंने तो कल भी ये बात कही थी कि भाई अगर आप इतने ही आवाम में मकबूल हैं तो फिर आप मुखालिफ को भी तो आज़ादी देना, वो भी अपना कोई कन्वेंशन करे, जलसा करे, तो आपको पता लगे कि हाँ भाई आप मकबूल हैं या वो मकबूल है। आप अकेले ही भाग रहे हैं और अकेले ही भाग के जश्न मना रहे हैं कि हाँ जी हम बहुत मकबूल हैं, तो लोगों को तो पता है सारी हकीकत। अब इस तरह की शोबदेबाजी में तो लोग नहीं आते। तो ये अगर कहा जाए कि जी आप क्यों इनको जलसा नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर ये आगे से कहते हैं जी 9 मई हो गया। भाई अब वो घर के अंदर या एक किसी और बंद जगह के ऊपर, किसी एक हॉल में, कुछ भी जगह पे कहीं कन्वेंशन कर रहे हैं अगर, तो उसमें भी अगर आपको एतराज़ है तो फिर बाकी क्या रह जाता है। अब तो कोई दफ़ा 144 नाफिज नहीं है, इजाज़त लेकर वो कर रहे हैं, कोई ये तो नहीं कि इजाज़त नहीं ली हुई। अब पिंडी में भी इसी तरह एक वर्कर्स कन्वेंशन था, यहाँ पे भी सिमाविया ताहिर साहिबा मौजूद थी और ये भी इसी तरह एक चारदीवारी के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस पहुँच गई, धावा बोल दिया उन्होंने, आके साउंड सिस्टम वगैरह उठा लिया और इसी तरह की कोशिश की जी यहाँ से निकलें, बस चलें और जाएं, कोई आपको यानी ऐसी कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करने देनी। तो ये है बेसिकली मरीम नवाज की फस्तायत, ये है इनका असल चेहरा जिसको आपने सिर्फ मेकअप करके छुपाया हुआ है। ये मैं असल वाले चेहरे की बात नहीं कर रही, मतलब जो आपने पंजाब हुकूमत का चेहरा बनाया हुआ है बैनर्स लगाकर या टिकटॉक लगाकर कि जी बहुत अच्छा कोई हुकूमत हो रही है, तो उसका असल चेहरा ये है जो फस्तायत से भरा हुआ है, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जुल्म है, जबर है, लोगों के साथ, बेगुनाह लोगों के साथ जो आप सलूक कर रहे हैं, ये है, ये दाग धब्बे हैं जो आपके दामन पर लग चुके हैं और ये कभी भी नहीं मिटेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कभी मिटेंगे, ये कभी नहीं मिटेंगे। तो इसका मतलब है कि आपने तय कर लिया हुआ है कि आपने कभी भी आवाम के दरमियान नहीं जाना और आवाम के वोटों से जीत के नहीं आना।
आपने वही आसान रास्ता जो आपने बताया था कि जनाब मुझे आता है और बहुत अच्छे से आता है, आपने सोच लिया है कि हमेशा आपने वही रास्ता अपनाना है, क्योंकि जो हरकतें आपने की हैं उसके बाद कम से कम आप अवाम के रास्ते से तो इक़्तिदार में नहीं आ सकते, ये बात तो तय है। तो फिर यही है कि आप बस बूट पॉलिश करें और करती चली जाएं, यही शायद आपने अपने लिए नसीब लिखा है। बहरहाल पीटीआई ने कुछ और भी काम किए हैं। एक तो आर्मी चीफ के नाम जो खतूत लिखे थे इमरान खान साहब ने, उसके हवाले से ये मैसेज दिया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी कि जी वो खतूत रिसीव नहीं हो रहे, तो आपने खतूत लिख कर अब पोस्ट करने हैं बाकायदा, क्योंकि डिजिटल खतूत नहीं मिल रहे, तो चलिए अब आप फिज़िकल खतूत जो है भेज दीजिए। तो अब इसके लिए ये पैगाम उस वक्त भी दिया गया था जब लंदन में एहतजाज किया गया था कि खतूत लिखें और उसको जो एड्रेस हैं, यानी यहाँ पे GHQ का जो एड्रेस है वो, और फिर इसी तरह जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पे जो सिफारत खाने हैं वहाँ के एड्रेसेस पर आप भेजिए, और वो फिर आगे खुद ही जो है वो इधर पाकिस्तान में रवाना करें वो डाक सारी, ताकि वो बाकायदा डाक की सूरत में जो है वो खतूत मिल जाएं। तो अब इसके बारे में भी मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर एक मुहिम नज़र आ रही है, और जो सारे लोग हैं वो जो भी कोई लिख रहा है ख़त, वो फिर उसकी वीडियोस भी पोस्ट कर रहा है कि जी हमने ख़त लिख दिया है। तो इस वाली जो मुहिम है उसको भी एक बाकायदा तौर पर अब आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बताया था कि एक इन्होंने प्लान किया है पूरा कि जी बरतानिया में आर्मी चीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो इस सिलसिले में जो माइकल पॉलक हैं, एक बैरिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बाकायदा दरख्वास्त दे दी है। और इसके ऊपर ये समझने के लिए सिर्फ थोड़ी सी जो इसको अगर पूरे इस मुकदमे को या इस पूरी सूरत हाल को समझने की कोशिश करें, तो इसमें बेसिकली ये वॉर एक्ट क्राइम जो हैं उनके तहत ये ट्रायल करना चाह रहे हैं। और इस सिलसिले में इन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया उसके मुताबिक पहले अटॉर्नी जनरल को दरख्वास्त दी जाएगी, फिर अटॉर्नी जनरल की इजाज़त के बाद अदालत में इस सिलसिले में बाकायदा केस चलाया जा सकेगा। अगर अटॉर्नी जनरल इसको मुस्तरद कर देता है तो फिर ये आगे केस नहीं बढ़ सकेगा। वॉर एक्ट के तहत इस तरह का अगर हम तारीख में देखें कि कोई मिसाल मिलती है, तो इस सिलसिले में स्पेन से आपको ये ज़रूर एक मिसाल मिलती है, जहाँ पर चिली के जो एक डिक्टेटर थे जनरल पेनूशे, जिनके बारे में कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने जिक्र भी किया था, आपको याद होगा, इसी तरह की एक जेल गुफ्तगू में। तो उनकी साथ ये मामला हुआ था कि उनका भी इसी तरह था, बड़ा लंबा उनका तवील इक़्तिदार था और बहुत जुल्म सितम उन्होंने किए, इसी तरह लोग गुमशुदा होते थे, कत्ल किए गए वगैरह वगैरह। तो उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स के तहत जो है वो स्पेन में मुकदमा चलाने की कोशिश की गई थी, वहाँ पे उनको ट्रायल करने की कोशिश की गई थी। तो ये उसी तर्ज पर PTI की तरफ से, या यूँ कह लीजिए कि जो 26 नवंबर के मुतासरीन हैं उनकी तरफ से ये एक स्टेप लिया गया है। और इस सिलसिले में जो ये भी बताया जा रहा है कि शायद एक दो जो ज़ख्मी हैं वो भी इस सिलसिले में गवाह बन सकते हैं, उनकी दरख्वास्त जो है वो इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो खुद इसके बराह रास्त विक्टिम हैं। तो वो इस सिलसिले में जो है फर्दर लॉ को आगे लेके प्रोसीड कर सकते हैं। बहरहाल ये है तो एक कानूनी जंग और है भी बहुत तवील, क्योंकि ज़ाहिर है ये कोई इतनी जल्दी तो ये मामला समअप नहीं होते, लेकिन बताने का मकसद ये कि इसके तहत जो है वहाँ पर ये इस तरह से कोशिश की जा रही है इसको कानूनी तौर पर आगे बढ़ाने की। अब आखिर में बता दूं कि जो PTI की क़यादत इस वक्त सिंध में मौजूद है, उनकी GDA के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, और भी जो कॉम्परस जमातें और बाकी जो वहाँ पर छोटी छोटी भी जमातें हैं, मुखालिफ अपोजिशन की आवाज़ें हैं, उनके साथ इनकी मुलाकातें हो रही हैं। और आखिरी खबर आने तक जो GDA ने भी PTI के साथ और बाकी जो तहफ़्फ़ुज़ तहरीके आइन पाकिस्तान है उसके जो दीगर रहनुमा भी चूँकि वहाँ पे मौजूद हैं, तो उन सब के साथ इस जद्दोजहद में शरीक होने से इत्तफाक कर लिया है। और बज़ाहिर इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है जो इनके साथ मामलात को मज़ीद तय करेगी कि किसका क्या किरदार होगा, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। तो अब सिंध की भी जो आवाज़ है वो भी इस तहरीक का हिस्सा बन गई है। पहले बलूचिस्तान से आवाज़ें मिली, अब ये है कि ज़ाहिर है सिंध से भी आवाज़ें मिल रही हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो इत्तेहाद है ये बड़ा हो रहा है। और इमरान खान साहब की जो एक स्ट्रेटजी थी कि ग्रैंड अलायंस के तहत जो है आगे चीज़ों को लेकर बढ़ा जाए, तो उसमें वो काफ़ी तेज़ी से कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान साहब के लिए अब मेरा ख्याल है कि शायद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, उन्हें भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरफ ज्वाइन करना है फाइनली। क्योंकि अगर एक तरफ ये सारा महाज बन जाता है और मौलाना अगर अनडिसाइसिव रहे कि जी मुझे नहीं पता कि मैंने इधर रहना है या उधर, तो इससे भी मौलाना को सियासी तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि जो पब्लिक सेंटिमेंट है इस वक्त वो बिल्कुल इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है। और अगर मौलाना इस वक्त ये बस छूट गई मौलाना की, तो फिर शायद मौलाना को दोबारा इस बस में बैठने की उस तरह से गुंजाइश ना मिल रही हो। तो ये पहले ही एक जो 26वीं तरमीम के मौके पे भी मौलाना ने वोट कर दिया और सारा जो मामला आगे बढ़ा, तो उसमें भी एक गलती मौलाना की हो गई है, लेकिन फिर भी
لوگوں نے درگزر کر دی، کیونکہ اس میں خود پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ بھی کچھ کمپرومائز کر گئے تھے، تو وہ تو معاملہ پھر بھی اس طرح سے ہوا، اس پہ اس طرح تنقید نہیں ہوئی. لیکن اب اگر پھر فردر بھی مولانا اس سارے معاملے میں حکومت کو ایک ہڈن سپورٹ فراہم کرتے ہیں شامل نہ ہو کے، تو پھر میرا خیال ہے کہ مولانا کے لیے بھی یہ بس چھوٹ جائے گی، اور پھر آگے مولانا کی بھی جو تقریریں ہوں گی وہ بس پھر خالی خولی ہوں گی، کیونکہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ جہاں عملی جدوجہد کی بات آئی وہاں تو مولانا اس صف میں تو آ کے کھڑے نہیں ہوئے. تو یہ میرا خیال ہے اب ان کے لیے بھی ڈیسائیڈ کرنے کا ٹائم ہے فائنلی کہ انہوں نے کس طرف کھڑے ہونا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.